नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो मेरे साथ बहुत ही आपके जाने-पहचाने चेहरे विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। ये लोग मोदी के विरुद्ध एकजुट तो होने का उपक्रम कर रहे हैं, फोटो खिंचवाते हैं, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इसको लेकर के क्लियर नहीं है। इनको पता नहीं है कि मोदी की ताकत क्या है और अगर ताकत आपको सामने वाले की पता नहीं है, जिससे आपको लड़ना है, टकराना है, तो आप क्या खाक लड़ाई जीतेंगे या क्या खाक आप लड़ेंगे? मैं प्रशांत किशोर के एक बयान का ऑडियो चलाता हूँ, दर्शक भी सुने और आप भी सुने और आप इनसे कितना सहमत हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। What is the strength of BJP? It's not necessarily Mr. Modi or Amit Shah or RSS. They are winning elections because of four things. Yeah. One, the ideological base, which is Hindutva. Second, what Mr. Modi has added as an additional lever is this hyper or neo-nationalism. India has become the Vishwaguru. We have arrived. Whether it's G20 or the great show he puts outside India. Third is this direct beneficiaries, the Labharthi, as they say in Hindi. And fourth is the organizational and financial muscle which they bring. Now, if you're taking on BJP, whether you are India, whether you are DMK, whether you call it yourself whatever, unless you beat them on at least 3 of the 4. तो 4 चीजें उन्होंने गिनाई हैं। एक तो उनकी विचारधारा जो उनका बेस है, दूसरे जो प्राइड करने के जो मोमेंट है, वो चंद्रयान हो, चाहे G20 हो, चाहे विदेशों में भी जिस तरीके से भारत का सम्मान मिल रहा है वो हो। तीसरे जो इन्होंने बताया है, लाभार्थी वर्ग एक तैयार कर दिया है मोदी जी ने। और अंतिम वो कह रहे हैं कि उनका वित्तीय प्रबंधन और उनका संगठन। तो बहुत हद तक तो ये सहमति दी जा सकती है, लेकिन वो जो एक नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो मोदी की लीडरशिप इतना वो नहीं है, लेकिन अगर नेतृत्व प्रामाणिक ना हो, जिसने जो कहा हो, जिसने जो वादे किए हों, जो दावे किए हों, उनको पूरा भी करके दिखाया हो और आगे के लिए भी जो इरादे दिखा रहे हैं कि करेंगे, तो ये एक पांचवा और अहम एक बिंदु है। विजय जी सर, एक बिंदु और है, फिर हम इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा कर सकते हैं। वो है कम्युनिकेशन, कि जो भी काम किए हैं बीजेपी ने वो बार बार कम्युनिकेट करके लोगों को रिमाइंड भी करा कि देखिए हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे, मतलब उनके जैसे कहते हैं ना कि आंखों से वो अलग नहीं होना देना चाह रहे। मोदी हर समय उनको दिखते रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई नजरों से दूर तो दिल से भी दूर। अब राहुल गांधी जी इलेक्शन के समय 5 दिन दिखते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर अगले इलेक्शन में दिखते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है सर कि 5 चीजें आपने कही, छठी मैं जोड़ देता हूं। ये 6 चीजें अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जरूरी है। आपने एक बात इंपॉर्टेंट कही कि रोल ऑफ मोदी साहब की लीडरशिप के बारे में क्या हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम आता है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सर उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट। देयर इज नो अल्टरनेट टू लीडरशिप, और लीडरशिप इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। ये 2 चीजें अलग है। इसका मतलब यह है कि आपको संगठन और संगठन का लीडर, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। आपने संगठन बना दिया, लीडर नहीं है, तो संगठन को डायरेक्शन कौन देगा, उसमें ऊर्जा कौन डालेगा, उसको एनर्जाइज कौन करेगा, और संगठन किसकी तरफ देख के आगे बढ़ेगी। एक लीडरशिप का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लीडर अच्छा है और संगठन ही काम नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? तो लीडर उस डेड बॉडी को कब तक खींचेगा सर? वो भी मुश्किल है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि हम कुछ भी बोलें,
बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर, अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी इज ए पॉलिटिकल या मार्केटिंग विंग ऑफ आरएसएस, जो सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज रखने के लिए वहां पे उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता बैठा रखे हैं जो कभी भी सत्ता की दौड़ में आगे नहीं आएंगे। अगर कोई उनका प्रचारक है, बीजेपी में कोई महासचिव है, तो वो 20 साल महासचिव रह जाएगा। वो ये उम्मीद नहीं करेगा कि मैं एमएलए बन जाऊं या एमपी बन जाऊं। उसको जिम्मेवारी दी गई है, तुम्हारा काम संगठन का ही है, या तुम सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप का ही काम करोगे डायरेक्टली एज वेल एज विद आरएसएस एंड अदर एसोसिएट डिविजन्स और विंग्स। वो उसी संगठन की महत्वपूर्ण कार्रवाई में ही लगा रहेगा। और फिर उसमें से, अब लाखों कार्यकर्ता हैं, अब एक क्षेत्र में एक आदमी को टिकट देना है, अब उसके अलग अलग क्राइटेरिया भी हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी को ये पता है कि हम जो कार्यकर्ता अलग ढंग से काम करेगा, हम जिसको भी खड़ा करेंगे उसको पूरा कैडर, पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप है, वो उसी को वोट देगा, क्योंकि वहां पे व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे कमल का फूल, जिसको आप पॉलिटिकल सिंबल है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, आप वहां पे किसी बंदर को भी खड़ा कर देंगे ना, सर, वो भी चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि ये कहा जाएगा कि देखिए ये पार्टी की तरफ से है और पार्टी के कैडर को इसको वोट देना है। आगे क्या होना है, एक बार जब वो एमएलए बन जाएगा या एमपी बन जाएगा, उसकी क्लास बाद में दोबारा लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो खलीफा हो गया वहां का, उसको भी लाइन पे लाना, उसके कार्यों को लेना। आप चीफ मिनिस्टर भी हुए तो आपकी भी रिपोर्टिंग हो रही है, आपका भी रिव्यू हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे अगर आप कुर्सी पे हैं या आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप पार्टी से बड़े नहीं हो गए। ये बात बार बार बीजेपी में उनके नेताओं को वो याद दिलाते रहते हैं। इसीलिए आप जाएंगे, इवन मिलने भी जाएंगे किसी मंत्री से या एमपी से या एमएलए से, तो उनको बार बार ये लगता है, यार हम कुछ कमिट नहीं कर सकते, ये पार्टी डिसाइड करेगी या लीडरशिप डिसाइड करेगी, जो आदेश होगा हम वो कर लेंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन बने और ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडरशिप हो, और ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो चाहिए, चाहे उसके लिए चंदा चाहिए, चाहे उसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए। अब बीजेपी ने अपने हर प्रांत के अंदर, हर जिले में, वर्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट में आज बीजेपी का एक परमानेंट ऑफिस बन गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी अगर दिल्ली से मान लीजिए XYZ जिले में जा रहा है, अब उसको ये टेंशन नहीं है कि मैं कहां बैठ के मीटिंग करूंगा, कहां चाय पीऊंगा, कहां खाना खाऊंगा, कहां रात को सोऊंगा। यार वो सब इंतजाम हो गए हैं। तो अब आप काम करो, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स थे जिसके कारण दिक्कतें आती थी, वो निपट दिया। आने जाने में दिक्कत है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, बीजेपी ने चंदा इकट्ठा करके वो कॉर्पस बना दिया कि अब काम करो। तो कुल मिला के उन्होंने एक, जैसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया। अब वो कार्डर एक्सपेंड कर रहे हैं, साथ में उनको आरएसएस का समर्थन है। फिर आरएसएस की और बहुत सारी विंग है, कोई महिलाओं के साथ काम कर रहा है, कोई आदिवासी से कर रहा है, कोई एक्स सर्विसमैन के साथ कर रहा है, कोई किसान के साथ कर रहा है, कोई मजदूर के साथ कर रहा है, कोई डॉक्टर के साथ कर रहा है, कोई सीए के साथ। अपनी अपनी प्रोफेशनल विंग्स हैं, एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, सबके लिए उन्होंने कोई ना कोई डिवीजन बना रखा है कि जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है, सेवाएं देनी है, उनका स्वागत है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है। ये जिस तरह से उन्होंने बनाया है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मुझे तो नहीं दिखता। अगर है भी तो नाम मात्र का है और खाना पूरी है। वो सिर्फ इसलिए है कि चलो एक इवेंट कर दिया, फोटो अपॉर्चुनिटी हो गई, अपने लीडर को बुलाया, 4 फोटो खिंचवाई, फिर घर जाओ, उसके बाद पता नहीं उसका करना क्या है। तो ये चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। बीजेपी ने बिकॉज ऑफ आरएसएस डीएनए, उन्होंने इस डिसिप्लिन को और उस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग को अपने में अपनाया, उसका फायदा उनको मिल रहा है, और लीडरशिप उनके पास है। कम्युनिकेशन स्किल लीडर में आरएसएस में हो ही जाती है, क्योंकि वहां पे जो भी आदमी आगे बढ़ता है उसमें भी वो व्यक्ति का विकास करते हैं, कि वो अच्छे आदमियों को आगे लेके आते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे लीडर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस तो है, और इसका फायदा बीजेपी को अपने मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में भी मिलता है। बाकियों ने इस पे काम नहीं किया, उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ेगा। तो ये तो बात साफ है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ रखे हैं विजय जी, और निश्चित रूप से दर्शक इन पॉइंट से कन्विंस होंगे। मैं कुछ और बिंदु जोड़ना चाहता हूं। जैसे बीजेपी
ज्यादा लोकतांत्रिक है इन वंशवादी और पारंपरिक परिवारवादी पार्टियों के मुकाबले, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ नेतृत्व थोपे जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कम से कम खानदानों के चंगुल में नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश उतनी नहीं है जितनी खानदान आधारित पॉलिटिकल पार्टियों में हमें दिखाई देती है। दूसरे, जो आपने भी रेखांकित किया है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को भी नेतृत्व का अवसर मिल रहा है। कोई ये मान करके नहीं बैठ सकता है कि मैं अगर 3 बार का मुख्यमंत्री हूं तो चौथी बार भी मैं ही बनूंगा। तो ये एक बेसिक अंतर है इन पॉलिटिकल पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में। ऑब्वियसली सर, देखिए एक जगह बहुत क्लियर है, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को भी ये बात समझ में आती है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो एक आरएसएस जो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है, संघ परिवार जो है, उसका ये एक डिवीजन है जिसका काम है पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो संघ परिवार का है उसको पूरा करना। इसी तरह से उनके बाकी भी संगठन है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में जो इनका स्ट्रक्चरिंग है उसमें जैसा मैंने कहा कि आरएसएस के लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वहां के प्रचारक हैं जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं। अगर आप उनको मिलोगे, मैं तो जब मिलता हूं इन लोगों को कभी किसी कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग्स में, तो कभी कभी खुद ताजुब होता है कि मैंने कहा सर आप कब से हैं? कि मैं 30 साल से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं। अब अगर आप देखें तो उन्होंने शादी नहीं करी, वो अपना झोला लेके अपना सफेद कुर्ते पजामे में अपना चलते रहते हैं। आप ये समझिए कि एक आदमी 30 साल से एक पार्टी में वही एक झोला, एक कमरा, एक छोटी सी अलमारी या एक बक्से में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, और आज यहां है, कल वहां है, फिर वहां है, फिर वहां है, वो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो मैंने कभी कभी हम पूछते हैं कि आपका मन नहीं करता चुनाव लड़े? कहते वो हमारा काम वो नहीं है। वो साफ कहते हैं हमारे दिमाग में वो नहीं है। हमारे दिमाग में है मेरे को काम दिया गया है कि महिलाओं का काम है, हम उस पर कर रहे हैं। इस बार मेरा काम है आदिवासियों का, हम उसमें कर रहे हैं। किसी ने कहा मेरा काम है एकल विद्यालयों में जाके उनकी काम को देखना, उनका दायरा बढ़ाना, उनकी रीच बढ़ाना, अलग अलग जगह पे जाके एकल विद्यालय खोलना, हम वही कर रहे हैं। तो उनको डिफाइंड है लाइक ए फुट सोल्जर्स। उनके कार्य, जिसे कहते हैं ना कि कार्यकर्ता जिसको आप कह सकते हैं, वो वर्ग है, वो अपना काम करता रहता है। और वो जब जिसको आप बोलते हैं बेनिफिशियरी, आज जो लाभार्थी की जो परिभाषा आज आप दे रहे हैं, ये तो लाभार्थी वो है जिनको सरकारी पैसे से लाभ मिला। आरएसएस के अपने जो प्रोग्राम हैं उनसे जितनों को लाभ मिला है वो तो भी कैलकुलेशन में नहीं आया है। और वो एक्चुअली बहुत बड़ा वर्ग है, इन लाभार्थियों से भी ज्यादा बड़ा वर्ग है। जिन लोगों ने आरएसएस की शाखाएं ज्वाइन करी, जिन्होंने आरएसएस के साथ कहीं ना कहीं, चाहे वो स्वयंसेवक के रूप में किसी आपदा में काम किया, कहीं किसी रैली में काम किया, कहीं पे संगम में काम किया, कहीं और किसी विपदा में काम किया, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और वो प्योरली आइडियोलॉजिकल है। आप उनको हटा भी नहीं सकते। बीजेपी सत्ता में आए या नहीं आए, देखिए इंटरेस्टिंग चीजें इनकी ये है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बहुत अच्छी बात है, चलो हमारी पार्टी सत्ता में आ गई। बीजेपी हार भी गई तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगे रहते हैं। और कभी कभी हम पूछते हैं उनसे कि भैया अगर बीजेपी हार गई तो क्या, हमको क्या लेना देना बीजेपी से, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब वर्क डिवीजन बहुत क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और बार बार रोटेट करना, अभी आप देखिए, मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल देखिए, दिल्ली से 2 या 3 केंद्रीय मंत्रियों ने रिजाइन किया, केंद्रीय मंत्री उन्होंने रिजाइन किया मोदी के कैबिनेट से। अब वो राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़े, एमएलए बने और अब जाके छोटे मंत्री बन गए मध्य प्रदेश की सरकार में। मतलब कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ है, लेकिन कहीं कोई इशू नहीं है। तो ये चीजें भी उनके साथ हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम यहां से रिजाइन करें, चुनाव लड़ें, जो पार्टी कह रही है वो करें, नहीं तो आपको घर बैठा दिया जाएगा, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन है, आप उसको डिसिप्लिन बोलो, कंपल्शन बोलो, प्रेशर बोलो, जो भी भाषा आप इस्तेमाल करो, कहने का मतलब है कि उस मंत्री ने रिवोल्ट ये नहीं किया कि मैं मोदी को देख लूंगा, मेरे से रिजाइन क्यों करवाया। एक की हिम्मत नहीं है ये बोल दे।
नहीं, तो इससे बड़ी बात विजय जी क्या होगी कि 2019 के चुनाव में ना आडवाणी जी को टिकट दिया गया था, ना मुरली मनोहर जोशी को दिया गया था। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनको इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे 2 बार की चीफ मिनिस्टर थी, ने अपोजिशन की लीडर रही, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों को जो कैबिनेट में भी थे और जो कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर एक चेहरा हुआ करते थे, एक ही झटके में उनको हटा दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी जो ये गलतफहमी के शिकार थे कि मेरे बिना इकोनॉमी नहीं चल पाएगी और इनका वित्त विभाग नहीं चल पाएगा, उनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया गया या लिया ही नहीं गया। ऐसे बहुत सारे चेहरे, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर नवजोत सिद्धू, बहुत सारे हैं जिनको ये गलतफहमी थी हम तो स्टार प्रचारक हैं, हमारे बिना तो पार्टी जीत नहीं सकती, वो खुद लाइन लगा दिए गए। सर ये बिल्कुल सही है, यही मैं कह रहा हूं। यहां पे फर्क आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इंडिविजुअल का। आप कितने भी बड़े, कितने भी ताकतवर हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन से बड़े नहीं हो सकते। और ये बात हमें हमेशा माननी पड़ेगी, चाहे हम पॉलिटिक्स में हो, चाहे हम सरकारी संस्थाओं में हो, या हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कोई नहीं है। मैं हमेशा अपनी टीम्स के साथ, जहां पे भी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं या जहां पे भी मैं इंटरेक्ट करता हूं कॉलेज के बच्चों के साथ, कहीं पे भी, मैं उनको एक ही चीज हमेशा बोलता हूं कि देखिए, आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दुनिया में बेस्ट मैनेजर हो सकते हैं, बेस्ट टेक्नोक्रेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑर्गेनाइजेशन से बड़े नहीं हैं। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि आप कंपनी के मालिक हो सकते हैं, 100% शेयर होल्डिंग आपकी हो सकती है, फिर भी आप कंपनी नहीं हैं। कंपनी आपसे बड़ी है। आप सिर्फ शेयर होल्डर हैं, आप 100% शेयर होल्डर हो सकते हैं, संपूर्ण मालिक हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की मर्यादा से चलेगी, आपके मूड से नहीं चलेगी। और जिस दिन आपने कंपनी को अपने मूड से चलाने की कोशिश करी, कंपनी बर्बाद कर दोगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करो, आप उसमें कोई भी रोल ले लीजिए, आप उसमें एमडी बनिए, आप सीईओ बनिए, आप एडवाइजर बनिए, आप चेयरमैन बनिए, आप बाहर बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीनेशनल हैं, जिनके प्रोमोटर्स की मेजॉरिटी इक्विटी है, लेकिन वो किसी भी मैनेजमेंट पोजीशन पे नहीं है। वो महीने में अपने सीईओ को बुला के अपडेट लेते हैं कि भैया कंपनी कैसी चल रही है, अपडेट कर दो। फिर वो चाहे गोल्फ खेलें, चाहे वो रिजॉर्ट में बैठे, चाहे वो कुछ भी करें, कोई और बिजनेस करें, वो आपके काम में इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि आपको रखा यहां पे परफॉर्मेंस के लिए। आपने कहा था कि मैं कंपनी आपसे अच्छी चला सकता हूं, आप चलाइए। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो आपको समझा दिया जाएगा कि भैया सुधारो, मौका दे दिया जाएगा, रिव्यू होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार कहा होगा यार थैंक यू वेरी मच, आई डोंट थिंक यू कैन मैनेज इट, वी विल ब्रिंग ए न्यू पर्सन। इसीलिए वो कंपनियां मल्टीनेशनल बनी है, बगैर मालिकों के इंटरफियरेंस के। आपको अगर पूछे कोई, भाई नेस्ले का मालिक कौन है, आप आईबीएम का मालिक कौन है, जीई का मालिक कौन है, कोई नहीं बचा। यूनिलीवर का मालिक कौन है? तो कहने का मतलब है कि आपके बड़े बड़े शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसमें से सबसे बड़ा शेयर होल्डर बैंक भी हो सकता है, कोई प्राइवेट फंड भी हो सकता है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। इवन ऐसी ऐसी कंपनियां हैं सर, जिनके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो कहीं पे कोई ब्लाइंड स्कूल है या कोई ट्रस्ट है या कोई और संस्था है, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, सारे शेयर उसको दे दिए, मालिक तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कंपनी आज भी चल रही है क्योंकि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहा है कंपनियों को, वो मैनेज करता है परफॉर्मेंस, सीईओ काम नहीं करते, उनको बदला जाता है। तो कहने का मतलब है कि सर ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कोई नहीं है, इवन मालिक भी नहीं। तो जब प्रॉब्लम क्या है ऑपोजिशन के साथ कि लालू जी डिसाइड करेंगे कि आरजेडी में क्या होगा, इसलिए आरजेडी का बेड़ा गर्क है। कांग्रेस में राहुल गांधी डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस में क्या होगा, तो इसलिए कांग्रेस का बेड़ा गर्क है। नीतीश जी डिसाइड करेंगे जेडीयू में क्या होगा, वो पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि ये लोग पार्टी से बड़े हो गए और इन्होंने पार्टी को मनमर्जी से चलाने की कोशिश करी, इसलिए सब खत्म हो गए। यही गलती सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टियों ने करी, हालांकि वो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उन्होंने जब इंडिसिप्लिन किया उनके नेताओं ने कि हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आई एम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सीपीएम,
मैं डिसाइड करूंगा पार्टी किसके साथ जाएगी और किसके साथ नहीं जाएगी, वो पार्टी खत्म हो गई। तो जब लीडरशिप, जिसे कहते हैं ना कि आप और हम जो छोटे लोग हैं, हम तो जैसे कहते हैं वी विल मेक मिस्टेक्स, जो बड़े लोग हैं ना वो मिस्टेक नहीं करते, दे डू ब्लंडर्स। सही। क्योंकि हमारा मिस्टेक करेंगे, लेकिन कंपनी का जब चेयरमैन गलती करता है ना तो उसको मिस्टेक नहीं बोला जाता, उसको ब्लंडर बोला जाता, क्योंकि उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी, ये पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो बीजेपी ने इस बात को टाइट करके रखा हुआ है। और जो आपने कहा कि यंग लीडरशिप को या कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है, तो वो तैयारी कर रहे हैं 2034 की। बिल्कुल। कि अभी इस लाइन की तो आज की तो लीडरशिप हमारे पास है, 10 साल बाद हमारी लीडरशिप, जो आज आपके एमएलए एमपी जिनको इन्होंने सीएम बनाया है, वो 55-60 के बीच के ज्यादातर लोग। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग 65-70 के बीच में जब पहुंचेंगे तो उस समय 34 के लिए ये लाइन तैयार हो जाएगी। तो नाउ जो बीजेपी और आरएसएस की जो मैनेजमेंट है या जो उनकी लीडरशिप है, वो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि मैं 2034 की तैयारी कर रहा हूं। तो तब वो मोदी से फाइट नहीं करेंगे, ये राहुल गांधी गलत फहमी में। राहुल गांधी को बीजेपी की बी टीम के साथ कॉम्पीट करना चाहिए, क्योंकि 34 में वो ए टीम बनेगी। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।